नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पलामू से बड़ी खबर है, जहां मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत हो गई है। जेल में बंद कैदी अजय चौधरी की मौत की खबर सामने आ रही है। हत्या के आरोप में जेल में अजय चौधरी बंद था। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। अजय चौधरी की मौत के बाद प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर प्रदर्शनकारी उतर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शव को सड़क पर रखकर रोड को जाम कर रखा गया है। मेदिनीनगर कोयल पुल, शाहपुर पुल पर भी हंगामा देखने को मिला है। एएसपी राकेश सिंह ने जांच का आदेश दिया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर यह हंगामा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो इस मौत के बाद से प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर है और शव को सड़क पर रखकर रोड जाम किया गया है। डेथ हुई है, ये जब जेल भेजे गए थे उस बीच में डेथ हुई है। उनको हमने समझाया है कि इसका एक पूरा प्रक्रिया है। इसके रिम्स के जो काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम किया हुआ है। उनकी इसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट हुई है, सारी जांचें हो रही हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की कुछ भी संदिग्ध होगा तो उसका एक अपना प्रोसेस है। उसके थ्रू जो भी जांच होती है वो जांच होगी, सारी चीजें होंगी और इसमें किसी भी तरह का कोई संदेहास्पद कोई भी संदेह या कोई भी अगर ऐसा आशंका होती है तो उस पे अपना आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सबको हमने आश्वस्त किया पुलिस प्रशासन ने कि वो न्याय दिलवाएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो इसमें सब लोग मान गए हैं और अभी वो दाह संस्कार कर रहे हैं। नीलकमल हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। नीलकमल, कैदी की मौत कैसे जेल में हुई? लोग क्या कह रहे हैं? गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली में जो अजय चौधरी जिनकी मौत हुई है, ये हत्या के मामले में जेल गए थे और 28 मार्च को इनकी तबीयत बिगड़ी है मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में। तभी इन्हें एमएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया था। उसके बाद एमएमसीएच में इलाज के बाद जब हालात गंभीर बताई गई चिकित्सकों द्वारा तो रिम्स भेजा गया, जहां पे इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि इसके परिजन का आरोप है कि जब गिरफ्तारी हुई थी अजय चौधरी की, उसके बाद पुलिस ने रिमांड पे लिया था। उस दौरान मारपीट करा था, जिसके कारण वो गंभीर हालत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत हुई है। ये कल से ही लगातार परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं और जैसे ही उसकी मौत हुई थी रिम्स में, उसके बाद पलामू में हंगामा शुरू हो गया था। उसके परिजन सड़क पे उतर गए थे। आज भी आले सुबह से मेदिनीनगर कोयल नदी पुल को जाम किया था। हालांकि प्रशासन की टीम वहां पहुंची, खुद एएसपी राकेश कुमार सिंह वहां पे पहुंचे और परिजनों से बात की, उन्हें आश्वासन दिलाया कि अगर इस तरह की बात है ये पूरे मामले की चले बिल्कुल। तो पुलिस भी आश्वस्त कर रही है कि जांच होगी इस मामले की। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर है, जहां लैंड स्कैम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जमीन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। तो जमीन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, एक्शन हुआ है। सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप इसके ऊपर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में एक्शन नजर आया है। पीएमएलए की विशेष अदालत में पेशी हुई। ईडी ने 7 दिन की रिमांड की मांग की। जमीन फर्जीवाड़ा के 2 मामले में पहले से आरोपी जेल में बंद है, जिसका नाम मोहम्मद सद्दाम है। रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां कुख्यात गोविंद राय गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस ने इससे धर दबोचा है। पांडे गिरोह का गोविंद राय बताया जा रहा है। ओडिशा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो में गोविंद का आतंक था। तो झारखंड एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। पांडे गिरोह का गोविंद राय जो अब पकड़ में आया है। ओडिशा से इसकी गिरफ्तारी की खबर है। रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो में गोविंद का आतंक था। रांची से बड़ी खबर, हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में सुनवाई हुई है। सैयद दानियाल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। घुसपैठ के कारण संथाल परगना की डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया और इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील प्रशांत पल्लव से पूछा है, सीएए के तहत केंद्र सरकार घुसपैठ मामले में सीधा एक्शन ले सकती है या फिर नहीं। केंद्र सरकार के वकील को 3 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है।
केंद्र सरकार से निर्देश लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होनी है। संथाल के 5 जिलों में घुसपैठ से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। कौन कौन सी ये जगह है? तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। तो हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर के ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी आई और ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार के वकील 3 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करें। केंद्र सरकार से निर्देश लेकर के शपथ पत्र दाखिल करें। संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, डेमोग्राफी को लेकर के कई सवाल भी उठे, मामला अब कोर्ट में चल रहा है, क्या कुछ कोर्ट में हुआ? देखिए, जब इसको पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से सीधे यह सवाल पूछा कि क्या केंद्र झारखंड के संथाल परगना के इन 5 जिलों में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए सीधे तौर पर CAA के तहत कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं। इस पूरे मामले में आप केंद्र सरकार से निर्देश लीजिए और निर्देश देने के बाद आप 3 हफ्ते के अंदर जो है इसको लेकर के आप शपथ पत्र दाखिल कीजिए। देखिए, एक बात ये भी है कि लगातार इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सैयद दानियाल दानिश की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है और दानियाल दानिश की ओर से बाकायदा इसको लेकर कई दस्तावेज भी कोर्ट को उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही कोर्ट को बताया है कि अचानक संथाल के 5 जिलों में दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में खास इन जिलों के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या अनुपात में अचानक परिवर्तन आया है और यहाँ बड़ी संख्या में मदरसे भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके कारण डेमोग्राफी में बदलाव आया है। साथ ही वहाँ की जो ट्राइबल लड़कियां हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके चलते एक तरीके से कह सकते हैं कि विदेशियों के घुसपैठ के तरीके से झारखंड में रचने और बसने की पूरी प्रक्रिया साजिश के तहत हो रही है। पूरा एक उन्होंने कोर्ट को एक दस्तावेज उपलब्ध कराया और उसी पर तारीख सुनवाई हो रही है और माना अब इसमें कोर्ट ने सीधे कहा है कि 2 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तब तक जो है ये जो अपना कोर्ट से जो केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद केंद्र सरकार के अधिवक्ता एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे और फिर सुनवाई जो है 2 मई को इसमें अगली सुनवाई होगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के साथ झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए युवा मतदाताओं से समर्थन की अपील की। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ युवाओं के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। कार्यक्रम के बाद बाबूलाल मरांडी ने बताया कि युवाओं का समर्थन बेहद जरूरी है। इस वक्त आप देख रहे होंगे सब युवा मतदाता है, पहली बार मतदाता है, तो उन लोगों को भी प्रेरित करना कि भाई वोट क्यों देना, तो ये समझे जाने। तो अगर हम उनके बीच नहीं जाएंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं सबको बताने के भाई वोट हमें देश के लिए क्यों देना। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार और मतदाताओं से संपर्क अभियान जोरों पर है। इसको लेकर बीजेपी से प्रत्याशी संजय सेठ सुबह से ही अलग अलग क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ कई कार्यक्रमों में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में संजय सेठ ने इस बार 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और रांची लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के संजय सेठ लगातार मतदाताओं से मिल रहे हैं, युवा वोटर से मिल रहे हैं। बोले कि एक एक वोट का महत्व समझाना कितना मुश्किल हो रहा है या सही लग रहा है? नहीं, देखो, ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आज हजारों युवाओं के साथ ऐसे अग्निवीर जो देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे हमारे भैया बहन जो हजारों की तादाद में आज सुबह तो कह सकते हैं कि आज तो नवरात्र का प्रथम दिन है और विक्रम संवत 2081 नव वर्ष भी है। इस नव वर्ष पे हजारों युवा युवतियों माने हमारे भैया बहनों के साथ एक युवा संवाद हुआ। तो देखो कितना उत्साह, युवा मोदी मोदी कर रहे हैं, युवा मोदी मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। जीत का मार्जिन कितना होगा सर इस बार, अगर आप दावा कर रहे हैं? हम दावा नहीं कर रहे हैं, रांची की जनता बोल रही है। रांची मांगे आपकी 5 लाख के पार, कम से कम 5 लाख का अंतर होगा और वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में 13 फूल और एक फल, रांची जनता नहीं, झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता वो माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे बड़े विकास पुरुष के गले में डालने वाली है झारखंड की जनता। लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के संजय सेठ साहब बता रहे हैं कि मोदी की ही गूंजे और एक तरीके से माने तो जनता की आंखों में खुद के लिए भरोसा देखने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता कितना भरोसा करती है ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में चतरा सीट पर आरजेडी का दावा बरकरार दिख रहा है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज ने कहा कि चतरा और पलामू दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि जहां जिसका जनाधार है वह सीट उस पार्टी को दे देना चाहिए। नहीं, दावा बरकरार है राष्ट्रीय जनता दल का। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है, कहीं तो कारण होगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चतरा और पलामू पे जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। अभी भी दावा बरकरार है और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि जहां जिसका जनाधार है उसको वो सीट दे देना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को सशक्त दे सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नामांकन करेंगे। 23 अप्रैल को अर्जुन मुंडा नामांकन करेंगे। 18 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई नेता नामांकन में मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नामांकन करेंगे। 23 अप्रैल को तारीख होगी जब नामांकन करेंगे। 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। वहीं गीता गोड़ा सिंहभूम से नामांकन करेंगी। 22 अप्रैल को अपना नामांकन का पर्चा वो भरेंगी। 18 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। तो प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई नेता नामांकन में मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि गीता गोड़ा भी सिंहभूम से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी होगी। रांची से बड़ी खबर है, जहां कल्पना सोरेन गिरिडीह में संवाद करेंगी। जेएमएम कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगी। 66 पंचायत के पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगी। गांडे उपचुनाव को लेकर के रणनीति भी बनाएंगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद इस दौरान रहेंगे। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहेंगे। सभी पंचायत से कम 10 कार्यकर्ता को बुलाया गया है। आपको बता दें कि 20 मई को गांडे विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। तो देखिए, संवाद करेंगी कल्पना सोरेन और लगातार लोगों के बीच जा भी रही हैं और ऐसे में जो हलचल है वो बढ़ी हुई इस सीट को लेकर के नजर आ रही है, जहां जेएमएम कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जाना है। पॉलिटिकल एंट्री करने के बाद कल्पना सोरेन आज गांडे विधानसभा क्षेत्र जा रही हैं, जहां वह पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी। जाहिर है कि जब से गिरिडीह में उन्होंने पॉलिटिकल एंट्री की, उसके बाद से लगातार चाहे जेएमएम का कार्यक्रम हो या इंडिया गठबंधन का मंच हो, तमाम जगहों पर कल्पना सोरेन अपनी मौजूदगी को दिखाती रही हैं और उनकी ओर से पार्टी लगातार जन समर्थन का दावा भी करती रही है। हालांकि पार्टी का साफ कहना है कि गांडे विधानसभा में कल्पना सोरेन बतौर प्रत्याशी होंगी और जिस तरीके से अपार प्यार और जन समर्थन गांडे की जनता से उनको मिल रहा है, वो दरअसल इस बार एक नया इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा पार्टी कह रही है। वहीं बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन के भरोसे इस बार झारखंड में इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि गांडे में जो उपचुनाव होने जा रहा है वो वास्तव में उसका असर आने वाली राजनीति पर कैसा होता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन जेएमएम की उम्मीदवार होंगी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह दावा किया है कि उनका कहना भी है कि कल्पना सोरेन को अभूतपूर्व जन समर्थन देकर जनता कीर्तिमान बनाएगी। कल्पना सोरेन को वहां के लोगों से अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है। इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि जनता किसे कितना पसंद कर रही है ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। कभी देखने को नहीं मिला होगा लोकतांत्रिक इतिहास में। वो अब कल्पना सोरेन जी ने अपने विचारों से, अपने व्यवहार से बहुत कम समय में गांडे की जनता का दिल जीतने का काम किया है। अब ये सब कहना उनका है ना, कोई आम जनता आकर तो कह नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में
हर दल इस बात को कहते हैं, गांडे में तो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, तो भाई पता ही चल जाएगा कि किसके प्रति जनता में रोष है या जनता में उसके प्रति उत्साह है। ये तो अभी आने वाला चुनाव में ही पता चल जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि गांधी विधानसभा उपचुनाव में हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। इस पर जेएमएम नेता अंतु तिर्की ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भी कल्पना सोरेन वहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुकी हैं। कल्पना सोरेन की स्थिति मजबूत है। हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा बैठक होगा और उस बैठक से बहुत कुछ निकल के आएगा और उस चुनाव में हम लोग गांडे विधानसभा हम लोग बहुत भारी बहुमत से हम लोग वहाँ जीत दर्ज करेंगे। ये वहाँ दिख रहा है, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे आम लोग हों, सभी लोग हम लोगों की बहन कल्पना सोरेन जी को बहुत मान सम्मान, बहुत लाड़ प्यार और बहुत सम्मान और स्नेह वहाँ दे रहे हैं सभी लोग। इसलिए हम लोग को जो दिख रहा है वहाँ का सीन कि हम लोग भारी बहुमत से वहाँ परचम लहराएंगे, हम लोग जीत दर्ज करेंगे। धनबाद से ढुल्लू महतो को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से पार्टी कार्यकर्ता और व्यवसायियों में विरोध देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो लगातार जनसंपर्क कर लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। वहीं मारवाड़ी मंच ने बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ढुल्लू महतो ने मारवाड़ी व मंच को संबोधित करते हुए लोगों की समस्या को दूर करने का दावा किया। हमें नहीं लगता कि कोई सा व्यवसाय नहीं होगा जिसके यहाँ कौन गुंडा का नहीं बजा होगा, रंगदारी की मांग नहीं की होगी और कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति अगर उसका किसी न किसी रूप में अगर विरोध करता था तो उनके घर में गोलियां बंद चलती थी। इस तरह का विरोध कर रहे हैं, बस उनमें सिर्फ भय बैठा हुआ है कि ढुल्लू महतो आने के बाद किसी के साथ अत्याचार अन्याय हम नहीं कर सकते। रांची से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से पूछताछ है। ईडी ने अंबा प्रसाद को आज फिर से बुला लिया है। कल 7 घंटे तक अंबा प्रसाद से पूछताछ हुई थी। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये पूछताछ हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित सवाल पूछे गए थे। 12 मार्च को ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए थे और इसी मामले में आज फिर पूछताछ होने वाली है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। ले गए थे, वो सारा डिवाइस की जांच कर रहे थे, तो उसी में कल फिर आना है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से आज भी ईडी कार्यालय में पूछताछ होगी। आपको बता दें कि कल भी अंबा प्रसाद से 7 घंटे तक ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई थी। अंबा प्रसाद कल दोपहर 2 बजे ईडी कार्यालय पहुंची थी और रात 9 बजे ईडी कार्यालय से बाहर निकली थी। कल भी अंबा प्रसाद से सवालों की लंबी फहरिस्त उनके सामने रखी गई थी और जो भी दस्तावेज अंबा प्रसाद के ठिकाने से बरामद हुए थे उन तमाम सवालों का सामना अंबा प्रसाद को करना पड़ रहा है। बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं कि अंबा प्रसाद आज शाम 4 बजे ईडी कार्यालय पहुंचेंगी, जहां एक बार फिर सवालों का सामना वो करती नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंबा प्रसाद के पास जो डिवाइस बरामद हुए हैं वो तमाम डिवाइस से संबंधित सवाल भी अंबा प्रसाद से पूछे जा रहे हैं। चाहे अंबा प्रसाद हो या उनके पिता योगेंद्र साव, तमाम लोगों के खिलाफ जो है ECIR के तहत मामला दर्ज किया गया है और ईडी के अधिकारी उनसे वो तमाम सवाल रख रहे हैं जो जमीन, रंगदारी, लेवी वसूले के मामले के खिलाफ उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और जाहिर है कि जब तमाम सवाल के जवाब सामने आएंगे तब ईडी इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में सफल होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी की ये तस्वीर गया जिले से आई है। समाहर नाले से दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से PWD की ओर से समाहर नाले में दिव्यांगजनों की रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 40 से 50 दिव्यांगजनों ने मोटर युक्त 3 पहिया गाड़ियों के साथ भाग लिया।
रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम और एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता अभियान को लेकर डीएम ने कहा है कि सभी जागरूक नागरिक मतदान दिवस के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें। डीएम ने लोगों से अपील किया है कि 19 अप्रैल को अपना वोट अवश्य दें। इस दौरान जागरूकता अभियान से शहर के विभिन्न इलाकों में रैली के माध्यम से दिव्यांगों ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आरजेडी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। गया जिले के इटवा बाजार के मैदान में आयोजित आम सभा में सभी ने राजद का दामन थाम लिया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी को पार्टी में शामिल कराया। तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि इनके शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। आपको बता दें कि गया जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव के नेतृत्व में लगभग 30 जिला पार्षद और गया जिला मुखिया संघ अध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में 30 मुखिया के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजद पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम लोग निर्दलीय पार्टी से हम लोग जिला परिषद के चुनाव जीते हैं। आवाज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के दामन थाम रहे हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री द्वारा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के 17 महीने के काम को देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है। जिस तरह हम लोग छठ के लिए, दिवाली के लिए, होली के लिए जागरूक होते हैं, उसी तरह हम लोग मतदान मेरा एक महान पर्व है, उसी तरह मतदान के लिए भी हम लोग का जागरूक होना है। सीतामढ़ी के 3 फुट दुमका से बड़ी खबर है, जहां घर में तेज रफ्तार कार घुसी है। कर रहे थे तो उधर से गाड़ी आया, हम भी नहीं जान सके कैसे हुआ नहीं हुआ। हम अपना गाड़ी धो रहे थे, पूरा जोर से आवाज किया प्रणाम करके, तो मेरा बेटा निकला। देख रहा था ऐसे ऐसे पूरा, तब वो मेरा बेटा पूरा हल्ला करने लगा, एक्सीडेंट हो गया। तब ये तो भागने वाला था, इसको तो हम मतलब ही कर लिए, अभी भागिएगा नहीं, एक्सीडेंट किए हैं, अभी नहीं भागिएगा। घर घुसा के एक्सीडेंट किया। हाँ, और दूसरा आदमी जो था वो भाग गया। 2 आदमी था। हाँ, 2 आदमी, उसके साथ उसका हाथ में बोतल भी था, बियर। तो देखिए दुमका से खबर, जहां घर में तेज रफ्तार कार घुस गई। दुमका से खबर बता दें कि हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिससे इलाज के लिए दुमका के फूलो छानू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गर्मी के दस्तक देते ही जहां जल संकट गहराने लगा है, वहीं इजरायल से अडॉप्ट की गई टपक सिंचाई योजना कोडरमा के किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के सरदारोडी में सेवा साहू का पूरा परिवार टपक सिंचाई योजना के जरिए लगभग 20 एकड़ में फलों और सब्जियों की खेती कर रहा है। इधर कृषि विभाग भी किसानों को टपक सिंचाई योजना के लिए लगातार उत्साहित कर रहा है। विभाग की ओर से टपक सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। बहुत पहले पथरीला जमीन था, तो हम लोग दूसरे जगह से मिट्टी पापाई सब शिफ्ट किए, जो कि लगभग हजारों ट्रैक्टर मिट्टी लाए गए और उसमें से बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्च हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ सिंचाई के लिए कूप मनरेगा के द्वारा लिया गया, जो कि 20 फीट का है, और उसी कूप से में हम लोग का यहाँ 4 एकड़ ज़मीन पाया जाता है और सारा उसमें मेरा टपक सिंचाई की लगाया गया है और एक ही कूप से मेरा 4 एकड़ ज़मीन पड़ जाता है। नवरात्रि के साथ आस्था का महापर्व चैती छठ भी आने वाला है। जहां लोग चैती छठ तैयारी में लग गए हैं, वहीं दूसरी तरफ छठ घाटों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नदी के गंदगी को देखने वाला कोई नहीं है। छठ पर बड़ी संख्या में छठव्रती परिवार के साथ नदी घाटों में पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक नदी की सफाई नहीं हुई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।